ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विश्व पार्किंसन डिजीज दिवस पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम सभी जानते हैं कि इससे बड़ी संख्या में ज्यादा उम्र के व्यक्ति प्रभावित होते हैं और ये आवश्यकता है कि इस डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो। इसी मकसद से हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन डिजीज दिवस मनाया जाता है, जिससे कि समाज में पार्किंसन से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो सके, उनकी सही देखरेख, उनका उपचार और उन्हें हर तरह से सपोर्ट दिया जा सके। तो आज इसी विषय में हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में निदेशक और न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले इस मूल सवाल से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पार्किंसन डिजीज है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, और इनके लक्षणों को अगर हम पहचान लेते हैं तो ये भी आपसे समझेंगे कि इन लक्षणों का एक पार्किंसन के व्यक्ति के शरीर पर और उसके मस्तिष्क पर क्या असर होता है। पार्किंसन डिजीज जो है एक ब्रेन की बीमारी है। एक ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन, जिसकी डेफिशिएंसी से या उसकी कमी से बीमारी होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन में जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी कम होने से, उनकी डेथ होने से ये केमिकल प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और इसकी वजह से ये पार्किंसन डिजीज बीमारी होती है। और ये मुख्यतः 60 और 65 साल के बाद देखी गई है और ये माना जाता है कि विश्व में 65 साल से ऊपर 1 से 2% जो लोग हैं वो इस बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये संख्या इससे ज्यादा है। भारत का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे देश में तकरीबन 7 से 10 लाख जो लोग हैं रिपोर्टेड जो है पार्किंसन डिजीज के मरीज हैं और विश्व में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पार्किंसन की बीमारी से प्रभावित हैं। तो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन जो थे उन्होंने पहली बार इस बीमारी का बताया लोगों को तकरीबन 200 साल पहले, और उन्हीं के जन्म दिवस पर जो 11 अप्रैल का दिन है हम विश्व पार्किंसन डिजीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस को हम जो लोगों को पार्किंसन डिजीज के बारे में जागरूक करते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आपसे लक्षणों को थोड़ा और समझना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है और क्या अलग अलग स्टेजेस होती हैं, चरण होते हैं पार्किंसन के, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके शरीर पर इसकी गंभीरता बढ़ती चली जाती है। देखिए, पार्किंसन डिजीज जब इसके लक्षण प्रकट होते हैं इससे पहले ही बीमारी हो चुकी होती है, जिसके संभावित लक्षण बाहर नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से मरीज को असेसमेंट करें, इवैल्यूएशन करें, तो पार्किंसन के लक्षण आने से पहले कुछ वर्ष पहले तक लोगों में सूंघने की शक्ति जो है कम हो सकती है, उनको कब्जी हो सकती है, उनको रैम स्लीप डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं आरबीडी, सोने में जो टांगे चलती हैं, ये बीमारी जो है जो मेन लक्षण है उनसे पहले ही होते हैं। और जो मेन लक्षण है उनको हम 4 मेन लक्षणों में बांटते हैं। सबसे पहले है शरीर में कंपन आना, जैसे कि एक हाथ में या एक लेग में जो है कंपन शुरू होना और उसके बाद दूसरी टांग में या दूसरे हाथ में आना, और शरीर में अकड़न आना, और इसके साथ साथ हर चीज में धीमापन आना, आप चाहे वो चलने में धीमे हो, चाहे काम करने में धीमे हो। जो 4th सिम्टम है वो ये है कि बैलेंस में प्रॉब्लम आना या पोस्चर में प्रॉब्लम आना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग आगे झुककर चलते हैं, शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। तो ये सब जो है लक्षण पार्किंसन के मेन लक्षण है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम नॉन मोटर सिम्टम्स बोलते हैं, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस बीमारी को पहचानने में और इस बीमारी की मॉर्बिडिटी को बढ़ाने में। एक सवाल ये भी उठता है डॉक्टर धमीजा कि वो उम्र क्या है जबकि पार्किंसन के लक्षण किसी व्यक्ति में दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी अध्ययन में सामने आया है कि 40-50 साल की उम्र में भी 5 से 10% व्यक्तियों में पार्किंसन के लक्षण पाए जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादातर ये बीमारी जो है 60 और 65 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये 40 साल से पहले भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है, 60 से पहले भी हो सकती है। यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज है। मेनली ये जेनेटिकली इनहेरिटेड या जेनेटिक से आती है और अनुवांशिक है, और ऐसे लोगों में हम जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं। तो 2 तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉर्मल पार्किंसन 60-65 साल के बाद, और यंग ऑनसेट पार्किंसन जो है कुछ लोगों में 10 से 15% जैसे आपने कहा ये हो सकती है, और ज्यादातर केसेज में अनुवांशिक है। तो इस बीमारी के जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो अक्सर ये चुनौती होती है कि पार्किंसन के मरीजों की पहचान कैसे की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर शुरुआती पहचान कर ली जाए तो क्या उपचार में थोड़ी हमें सहूलियत मिल जाती है, और शुरुआती पहचान कितनी जरूरी है और क्या चुनौतियां हैं अभी इसमें? देखिए, पार्किंसन की डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। जितना जल्दी पता लगे उतना उसकी मैनेजमेंट
में फायदा हो सकता है। हालांकि ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, लाइफ लॉन्ग इलाज चलता है और जैसे जैसे बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं वैसे वैसे दवाइयों का असर भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। लेकिन शुरुआत की जब बीमारी के लक्षण आते हैं और जब हम इलाज शुरू करते हैं तो पहले 5 से 10 वर्ष तक बहुत अच्छा असर रहता है दवाइयों का। धीरे धीरे बीमारी भी बढ़ती है और दवाइयों का असर भी कम होता है। तो इसलिए जितना हम पहले पहचाने बीमारी को उतना इम्पोर्टेंट है उसकी मैनेजमेंट में असर आना। और ये भी देखा गया है कि हम इलाज या दवाइयां तभी शुरू करते हैं जब पेशेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट आता है या वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। जैसे अगर कोई काम करने की क्षमता कम हुई है तो वो रोज की लाइफ की डेली एक्टिविटीज में नहीं हैंडल कर पा रहे, तो तब हम वो स्टेज पे दवाई शुरू करते हैं। ब्रेन में जो केमिकल डोपामिन है उसकी कमी है तो बाहर से हम डोपामिन देते हैं और वही डोपामिन शरीर के अंदर जाकर जो है वही काम करता है जो नेचुरल डोपामिन करता है। शुरुआती रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत जरूरी है। ज्यादातर पेशेंट में नॉर्मल जिंदगी होती है, पूरी लाइफ जीते हैं, वो साधारणतया कंट्रोल कर लेते हैं हम सारे सिम्टम्स को शुरुआती के 10 से 15 साल में। डॉक्टर धमीजा, आपने कारणों की बात की तो आपने जैसा कि बताया कि इसके आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। क्या इसके दूसरे इन्वायरमेंटल कारण भी हम पार्किंसन में देख सकते हैं या दोनों को मिला जुलाकर इसके कारण बनते हैं? देखिए, अभी तक हमें पूर्णतया ज्ञात नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कॉज है जिसकी वजह से डोपामिन के सेल्स जो हैं वो डोपामिन प्रोड्यूस करना बंद करते हैं। लेकिन ये एक एजिंग प्रोसेस भी हो सकती है, कुछ लोगों में एक्सेलरेटेड एजिंग हो सकती है। लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे आपने जिक्र किया, कुछ लोगों में ये धारणा है कि पेस्टिसाइड से ये बीमारी होती है, कुछ लोगों में ये भी है कि कुएं के पानी के पीने से होती है, वेल वाटर से होती है। लेकिन ये सब एक हाइपोथेसिस हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। ये बात तय है कि एजिंग के साथ साथ जो है सेल्स जो कमी आना और केमिकल्स को प्रोड्यूस कम करना, ये तो देखा गया है। कह सकते हैं कि एजिंग में साधारणतः एक कमी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में जैसे मैंने कहा कि अनुवांशिक भी होता है और उस अनुवांशिक के अलग अलग जीन्स हमें पता है और बहुत सारे जीन्स अभी नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। अभी तक 20 से 22 जीन्स हमें पता लग चुके हैं कि इन लोगों में अगर इस जीन में प्रॉब्लम है तो पार्किंसन डिजीज होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि वाकई में ये पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन से मिलती जुलती और भी बीमारी हो सकती है जिसमें कंपन हो सकती है। तो एक अच्छे क्लिनिशियन के पास, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी के शरीर में कंपन शुरू हुई है या आपके परिवार में किसी के सिम्टम्स आए हैं, लक्षण आए हैं, तो इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं जिसमें पार्किंसन जैसे मिलते जुलते लक्षण होते हैं लेकिन बीमारी कुछ और होती है, जैसे कि ड्रग्स की वजह से हो सकती है या स्ट्रोक्स मल्टीपल आए उसकी वजह से हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्किंसन डिजीज से मिलती जुलती कोई और बीमारी है। सुनने में ये भी आता है कि डॉक्टर धमीजा, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इससे कम प्रभावित होती हैं। ये तथ्य कितना सही है? अगर ये सही है तो इसकी कोई ठोस वजह है? ऐसा बहुत ठोस हमारे पास सबूत नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा है, लेकिन देखा यह गया है कि थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो है मेल्स में ज्यादा है। लेकिन इसका कोई कारण, कोई जेनेटिक या कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि महिलाओं की सेहत पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं। तो डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि मेल्स के मेडिकल अटेंशन ज्यादा मिलती है, वो ज्यादा डायग्नोसिस उनकी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा बायस हो सकता है। पर ये यस डेफिनेटली ये देखा जरूर गया है कि मेल्स में पार्किंसन डिजीज थोड़ी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। ब्रेन की बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज्यादा रेशियो 2:1, 3:1, 7:1 का रहता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आपने जैसा कि बताया कि पार्किंसन डिजीज का कोई ऐसा पुख्ता इलाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दवाओं से और दूसरे ट्रीटमेंट से इसको क्योर करने में मदद ली जा सकती है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, थेरेपीज होते हैं, वो उपचार में जब इस्तेमाल होते हैं तो उससे एक मरीज को कितनी राहत मिलती है? किस हद तक हम एक मरीज को उसकी सामान्य जीवन शैली में लाने के लिए इन उपचारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत की जो इलाज है पार्किंसन डिजीज के वो सब मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जिसमें हम डोपामिन रिप्लेसमेंट देते हैं। लेकिन जब बीमारी के, मैंने कहा कि 10 साल में बहुत अच्छा असर रहता है पहले इस दवाई का, डोपामिन का, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो एडवांस पार्किंसन डिजीज है, उसमें 2-3 मोडेलिटीज हैं ट्रीटमेंट की, जिसमें एक सर्जरी भी है जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस बोलते हैं या न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं। साधारणतः हम 75 ईयर से नीचे वाले पेशेंट्स को जो पूरी तरह डोपामिन रिस्पॉन्सिव हैं और उनको कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, उनमें ये जो पद्धति है, जो मोडेलिटी है, वो यूज करते हैं और काफी इफेक्टिव है। आजकल यंग पेशेंट्स यूज वो कर रहे हैं और लेकिन ज्यादातर उन्हीं लोगों में करते हैं जिनको पार्किंसन को डायग्नोस हुए
7 से 10 साल हो गए हैं और वो अभी भी रिस्पॉन्सिव हैं और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई नकारात्मक चीज नहीं है, तो ये सर्जरी पॉसिबल है। भारत में बहुत सारे सेंटर्स में ये होती है, दिल्ली में भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोडेलिटीज हैं जिनको हम डिवाइस बेस्ड थेरेपीज बोलते हैं, जिसमें एपोमॉर्फिन एक है जिसको हम इंजेक्शन से दे सकते हैं या कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन दे सकते हैं, और कुछ एक सिलेक्टेड पेशेंट में देते हैं। ऐसी नहीं है कि हर एक पेशेंट में ये पद्धति या ये मोडेलिटी असरदार है, लेकिन कुछ मरीजों में बहुत अच्छा असर है इसका। सडन जिन लोगों को असर रहता है, तो वो लोग अगर किसी सोशल फंक्शन में जा रहे हैं तो उनको एक छोटा सा इंजेक्शन हम लगाते हैं, जिससे 1 से 2 घंटे तक उनका इंजेक्शन का असर रहता है और वो नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और पद्धति है जिसको हम डुओडोपा बोलते हैं, या हम स्टमक में एक ट्यूब डालकर डुओडोपा इंट्रोड्यूस करते हैं या कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देते हैं। तो ये सब पद्धतियां एडवांस पार्किंसन डिजीज के लिए हैं, और डुओडोपा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में है और हमारे देश में भी आने वाले समय में जरूर आएगी। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, जिसमें दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। अगला प्रश्न डॉक्टर धमीजा इससे ही संबंधित मेरा ये था कि जैसे घर में अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति पार्किंसन से प्रभावित है, परिवार के सदस्य के नाते हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है कि उसकी कैसे केयर की जाए? चाहे थेरेपी के स्तर पर, मेडिसिन के स्तर पर तो हम करते ही हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मांसपेशियों से लेकर उसके मानसिक तनाव मुक्त रहने तक की हम अपनी जिम्मेदारी उठा सकें? क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, पार्किंसन की जो बीमारी है वो लाइफ लॉन्ग है, और इसमें पूरी टीम की तरह हमें काम करना पड़ता है, परिवार के साथ मिलकर, डॉक्टर के साथ मिलकर। पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि सब लोगों का अपना अपना योगदान रहता है, और खासकर परिवार के जो सदस्य हैं जिनको हम केयर गिवर्स बोलते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और चाहे वो उनको समय पर दवाई देना हो, उनको बीमारी के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ पेशेंट्स की डाइट है, एक्सरसाइज है, टाइम पर इवैल्यूएशन कराना, या टेस्टिंग कराना, या मॉनिटरिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी देखा गया है कि पेशेंट जब एडवांस पार्किंसन डिजीज में आते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहते हैं, दवाइयों की वजह से भी होता है और बीमारी की वजह से भी होता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये पेशेंट है, इसको ये ज्ञान नहीं है कि ये साइकोलॉजिकली या बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है इसका। उसके लिए भी हमें मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए पेशेंट के साथ। पेशेंट को मुझे मालूम है कि केयर गिवर के पास कितना स्ट्रेस रहता है पेशेंट को फुल टाइम केयर करने के लिए, और ऐसे पेशेंट जो पूर्णतया जो है अपना इंडिपेंडेंट नहीं है लाइफ में और बहुत स्लो हैं या बहुत ज्यादा फॉल्स हैं, तो ये सब चीजें जो है केयर गिवर की नॉलेज में लानी चाहिए और उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। और आज विश्व पार्किंसन डे का जो एक ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम सेंसिटाइज करें परिवार के सदस्यों को, केयर गिवर्स को और पेशेंट्स को, दोनों को, ताकि टीम बनकर एक जो है पेशेंट की केयर की जा सके और सपोर्टिव केयर मिल सके। क्योर के साथ साथ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्योर इसमें नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केयर गिवर का ही दायित्व है। और केयर गिवर की स्ट्रेस को भी हम ध्यान में रखते हैं ताकि उसको भी मैनेज करना चाहिए। और आखिर में छोटी सी टिप्पणी इस बात पर भी कि पार्किंसन डिजीज के बारे में सही जानकारी होना कितना जरूरी है, जिससे कि हम कोई भ्रम ना अपने मन में पालें और किसी तरह का इलाज में कोई ऐसे असावधानी ना बरतें और सही डॉक्टर से ही सलाह लें। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत सारे ऐसे न्यूज चलती हैं कि ये दवाई आई है या वो दवाई आई है या इससे ठीक हो सकता है। तो पार्किंसन डिजीज एक उम्र के साथ साथ डीजनरेटिव प्रॉब्लम है और ये प्रोग्रेसिव बीमारी है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जो मेन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और इसके साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो योगा है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइट है, इन पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है और एक क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी सलाह से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज डे के अवसर पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व पार्किंसन डिजीज दिवस पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com।